नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के इस मंच पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं मैं रोज़ एक वीडियो आजकल डाल रहा हूं। कभी कभी आपका प्यार मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो निराश हो जाता हूं, लेकिन फिर भी अपनी इस कोशिश को मैं लगातार जारी रखूंगा। आज हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? आज हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसके चलते कहा जा रहा है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर से कुछ मिलीमीटर की दूरी पर है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात रशिया कह रहा है। हाल ही के दिनों में हुआ क्या है, ईरान वर्सेस इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में कैसे अमेरिका इसके अंदर कूदना चाह रहा है और अमेरिका के कूदने के बाद रशिया और चाइना ने क्या कहा है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो एकाएक G7 की बैठक से कनाडा से ये कहते हुए निकल गए थे कि उसे बड़े काम के लिए वापस जा रहे हैं। उन्होंने अपने आर्मी कमांडरों से सिचुएशन रूम के अंदर बातचीत की। उनकी तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि वो 2 हफ्ते में इस बात का निर्णय लेंगे कि वो ईरान पर हमला करेंगे और इस मसले पर इजराइल का सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, मिलिट्रीली ये सपोर्ट जारी है। मुद्दा है सिर्फ क्या अमेरिका सीधे सीधे इस जंग के अंदर कूदेगा। पिछले 7 दिनों के अंदर क्या क्या हुआ है इन दोनों देशों के बीच, मैं आपको ये भी बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी समझाऊंगा कि अमेरिका का ये स्टैंड क्यों है। डोनाल्ड ट्रंप की आखिरकार क्या मजबूरी है जो वो इस ढंग की बात कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि जिस तरह से उन्होंने शांति 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 की बात कही अपने पूरे इलेक्शन पॉडकास्ट के दौरान, इलेक्शन रैलीज के दौरान, उन्होंने कहा कि वो 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, रुकवा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि वो इजराइल और हमास के बीच शांति करा देंगे, शांति करा नहीं पाए। अभी भी ये संघर्ष जारी है और इसके ठीक बीच इजराइल ने 60 दिन की जब डेडलाइन ख़त्म हुई, जो परमाणु हथियारों के ऊपर अमेरिका और ईरान का समझौता होना था जिसको ईरान ने मानने से मना कर दिया, 61वें दिन इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। जब 61वें दिन हमला किया तो सबको ये लगा कि इजराइल ने यह हमला क्या अमेरिका के कहने पर किया है या इजराइल ने यह हमला अपने आप कर दिया। दरअसल इजराइल ये बताना और जताना चाहता था कि उसके 3 मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हैं। उसका पहला मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कि वो जो भी परमाणु हथियार ईरान के पास है उनका संपूर्ण खात्मा करे। लेकिन इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है इसके बारे में भी मैं विस्तार से बात करूंगा। दूसरा उनका जो मिलिट्री का लक्ष्य था, वो मिलिट्री का लक्ष्य ये था कि ईरान की जितनी भी सैन्य ताकत है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन हाल ही के दिनों में देखने को मिल रहा है कि इजराइल के आयरन डोम को ईरान की मिसाइलों ने इनएफेक्टिव कर दिया है। इसका क्या कारण है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा उनका ये मिलिट्री उद्देश्य है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को जो समर्थन मिलता है, जो खाद पानी मिलता है, ईरान पूरी तरह से उसको बंद करे। अपुष्ट खबरें ये बताती हैं कि साफ साफ चाहते हैं कि आयतुल्लाह अली खमेनी की जो सत्ता है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। पिछले 40 सालों से ज़्यादा से शासन कर रहे हैं खमेनी वहाँ पर, और खमेनी वहाँ पर सिर्फ नेता ही नहीं, एक धार्मिक व्यक्ति भी माने जाते हैं। माना जाता है कि वो शियाओं के देश में नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बड़े नेता है और उनके कहने पर शियाओं की एक बड़ी पॉपुलेशन निकल कर आकर ईरान के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप इस मामले में हिचक क्यों रहे हैं। ट्रंप की पहली मजबूरी क्या है? ट्रंप की पहली मजबूरी ये है कि वो शांति की बात बहुत दूर तक कर चुके हैं। वो नोबेल का शांति पुरस्कार भी चाहते हैं। आपको याद होगा आसिम मुनीर ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई है, इसलिए ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और ट्रंप ने ये बात मानी और मैं हंस रहा हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान की जंग को रुकवाने में ट्रंप का कोई बहुत इफेक्टिव रोल था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका ने हमारे कुछ नेताओं से, जेडी वेंस ने हमारे प्रधानमंत्री से ज़रूर बात की थी, लेकिन जो कॉल आया था वो आया था अमेरिका के तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का। उसी के बाद हम इस जंग रोकने पर सहमत हुए थे और ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया था, ख़त्म नहीं किया था। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ट्रंप को लगता है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिल सकता है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ के बाद में आड़े क्या आ रहा है? आड़े आ रहा है आसिम मुनीर को उन्होंने लंच तो दे दिया, थैंक यू भी बोल दिया कि आपने मेरा नाम नॉमिनेशन के लिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए कहा है, लेकिन उसी के बीच आप उसी दिन
लगातार ये कहते हैं कि ईरान को अनकंडीशनली सरेंडर करना चाहिए, ईरान को परमाणु हथियार बनाने का किसी भी तरह का कोई हक नहीं है, हम मिडल ईस्ट के तरह में इस तरह के परमाणु हथियारों की होड़ की इजाज़त नहीं दे सकते। ये तमाम बातें भी ट्रंप कहते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल स्टैंड दिखाई देता है। एक तरफ तो वो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं, वो चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार उनको मिले जाए। दूसरी तरफ वो ईरान पर हमले के लिए मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तैयार भी हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो घरेलू मजबूरियों से भी घिरे हुए हैं। जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता का विषय है। वो एक बिजनेसमैन है, वो जानते हैं कि युद्ध सर्वनाशी लाता है, युद्ध आर्थिक प्रगति और आर्थिक उन्नति नहीं लाता है। ऐसे में इजराइल एक तरफ ईरान के साथ भीषण युद्ध के रूप में भीषण युद्ध में उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस बार इस बात पर उलझे हुए हैं कि उन्हें इस युद्ध में ईरान का साथ उन्हें इस युद्ध में इजराइल का साथ देना है या नहीं। कुछ लोग इसे डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी भी मान रहे हैं। उनका मानना है कि 2 हफ्ते का वक्त इसलिए दिया गया है ताकि बातचीत करी जा सके और बातचीत से ईरान को समझाया जा सके। लेकिन क्या बातचीत से ईरान को समझाया जा सकता है? मुझे इसकी संभावना न के बराबर लगती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री सॉल्यूशन हो सकता है। और जिस गति से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, उसी गति से अयातुल्ला अली खमेनी ने भी ट्रंप के खिलाफ बात की है। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बात की है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अमेरिका को सर्वनाश झेलने के लिए अगर वो युद्ध में आया तो उसे तैयार हो जाना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और मजबूरी है, वो है मागा। मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये कैंपेन था जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जोर शोर से कब शुरू किया था? उन्होंने इसे तब शुरू किया था जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर ट्रंप ये कहना चाहते थे कि अमेरिका के अंदर जो है, अमेरिका का न केवल पूरी दुनिया में दबदबा बना रहे बल्कि अमेरिका के अंदर आर्थिक प्रगति आए। उन्होंने इस पूरी कैंपेन के दौरान शांति दूत के तरीके से बात की थी। मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका और रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवा देंगे 24 घंटे के अंदर, वो इजराइल और हमास के बीच सीज फायर करा देंगे। ऐसे वादों के बाद अगर वो ईरान के खिलाफ युद्ध में जाने की बात करते हैं तो उनके समर्थक भी उनसे नाराज हो सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ईरान परमाणु हथियार रखे या नहीं, इसको लेकर बहुमत में अमेरिकी ये कहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में हथियारों की और ख़ास तौर से परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ेगी। साथ ही साथ एक गैर जिम्मेदार इस्लामिक देश के हाथ में परमाणु हथियार होना, एक तो वैसे ही पाकिस्तान पूरी दुनिया का सरदर्द बना हुआ है, अगर ईरान भी इस रेस के अंदर आ जाता है तो सऊदी अरब कहेगा कि हमें भी परमाणु बम बनाना है, कतर और कुवैत क्यों पीछे रहेंगे। तो इस होड़ को कैसे रोका जा सके, ये भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। ऐसे में अमेरिकी लोग ये चाहते तो हैं कि ईरान को परमाणु हथियार न डेवलप करने दिए जाएं, लेकिन अमेरिकी लोग ये नहीं चाहते कि ट्रंप खुद युद्ध में कूद पड़े, क्योंकि हर युद्ध की एक कीमत होती है और युद्ध की कीमत अमेरिका ने ज़बरदस्त ढंग से जो है इस युद्ध की कीमत चुकाई भी है। 9/11 के बाद जो वॉर एंड टेरर हुआ था उसमें अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर खर्च हुए, न केवल खर्च हुए लेकिन न तो वो इराक के अंदर स्टेबिलिटी ला पाया, न अफगानिस्तान के ऊपर स्टेबिलिटी ला पाया, और आखिरकार उसको अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ा तालिबानियों को सत्ता सौंप कर। ये जो अनुभव अमेरिका के रहे हैं ये कोई अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं। इन्हीं अनुभव के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में ट्रंप को डबल माइंड करने के लिए ये बैगेज काफ़ी है, इसीलिए उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त लिया है। जिस दिन वो G7 की बैठक से निकलकर कनाडा से सीधे अमेरिका की तरफ उड़े थे, तब ऐसा लग रहा था कि रात में ही जाकर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर देंगे। लेकिन ट्रंप वक्त ले रहे हैं, और ट्रंप क्यों वक्त ले रहे हैं? मागा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। उनको लगता है कि देश के अंदर जो माहौल है वो ट्रंप के खिलाफ हो सकता है। वैसे ही ट्रंप की खिलाफत को लेकर कई सारे मूवमेंट चल रहे हैं। अमेरिका इस वक्त अंदरूनी दिक्कतों के चलते चल रहा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे हालात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त और मांग लिया है। ऐसे में अब इजराइल क्या करे, ऐसे में ईरान क्या करे? ईरान ने अपने इरादों को जाहिर कर दिया है। ईरान ने पिछले 3 दिनों में
3 मिसाइल से हमला किया। किस पर हमला किया? इजराइल पे। और इजराइल का जो अभी तक का सबसे सेफेस्ट सिस्टम माना जाता था, जिसे हम आयरन डोम कहते हैं, जैसे हमारा सुदर्शन चक्र S-400 है जो आती हुई मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करके रोक देता है, लेकिन इस बार वो ईरान की मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। पहले दिन किससे हमला हुआ? एक दिन फतेह से हमला हुआ, एक दिन सज्जल से हमला हुआ, एक दिन स्टेप 1 क्लस्टर मिसाइल से हमला हुआ। और इन हमलों में जान और माल का नुकसान इजराइल के अंदर भी हुआ है और इजराइल इन बातों को स्वीकार रहा है। हाल ही के दिनों में शायद ये पहली घटना होगी जब सीधी जंग में किसी देश ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया हो। मैं बड़ा नुकसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना बड़ा नुकसान तो पहुंचाया है कि उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारत तबाह हो गई हैं। इसके अलावा इजराइल भी ईरान को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं है। अगर पिछली रात की बात करें तो उसने 60 विमानों के साथ ईरान पर हमला किया है और उन्होंने ईरान की जितने भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उन पर भी हमला किया है। और उन पर हमला करने के साथ साथ ये जो ईरान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके आसपास के जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं उन पर भी हमला किया है। लेकिन यहाँ पर भी इजराइल के हाथ बंधे हुए हैं। इजराइल के हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि ईरान का जो सबसे प्रमुख न्यूक्लियर सेंटर है, जिसे फोर्डो कहा जाता है, फोर्डो जो है वो ज़मीन से 300 फीट नीचे है। लेकिन अगर हम यहाँ पर B-2 बमर के साथ एक ऐसा बम भी ले आएँ जो ज़मीन के नीचे तक वार करता है, जिसके अंदर 4 ब्लेड लगी होती है, इस बम का भी अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बम भी 200 मीटर से ज़्यादा तक नहीं, 200 फीट से ज़्यादा तक नहीं जा सकता। और ये फोर्डो का जो न्यूक्लियर संयंत्र है, इसकी जो गहराई है वो 300 फीट के आसपास है और ये नेचर से भी आसपास से ढका हुआ है। तो ऐसे में अमेरिका के मदद की ज़रूरत लगेगी। इस तरह की तकनीक अमेरिका के पास ही है। लेकिन दिक्कत क्या है? अगर अमेरिका ये हथियार इजराइल को दे देता है और इजराइल ये बम चला देता है तो भी अमेरिका जंग में सीधे सीधे इन्वॉल्व हो जाएगा। ईरान कोई छोटा देश नहीं है। ईरान की पॉपुलेशन लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा की है। ऐसे में इतने सारे लोगों का एकाएक जो है अस्थिरता में डाल देना क्या पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा? इसी बीच रशिया और चीन ने एक बड़ी बात कही है। रशिया और चीन ने अमेरिका को इस युद्ध में न उतरने की धमकी दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो दुनिया है वो कैटास्ट्रॉफी से यानी कयामत से मात्र कुछ देर की दूरी, कुछ मिलीमीटर की दूरी पर है। तो अगर अमेरिका इस युद्ध के अंदर उतरता है तो उसके बाद रशिया और चाइना क्या कदम उठाएंगे ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक तरह से रशिया ने अपने फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू, क्रेमलिन के थ्रू ये जता दिया है कि अगर अमेरिका इस युद्ध के अंदर उतरता है तो पूरी दुनिया चिंगारी के ऊपर बैठी हुई नजर आएगी। जाहिर सी बात है आज के हालात ये समझाते हैं कि ट्रम्प ने 2 हफ्ते का वक्त तो ले लिया है, लेकिन ईरान इजराइल की जंग अभी ठंडी नहीं होगी। अमेरिका 2 हफ्ते बाद इस जंग में कूदता है या नहीं कूदता है, लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू और आयतुल्लाह अली खमेनी दोनों आपस में अड़े हुए हैं, इससे इसका समाधान जल्दी निकलता हुआ नहीं नज़र आ रहा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ये भी बताइएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप किन सब्जेक्ट्स पर मुझे और देखना चाहते हैं। क्या वापस में घरेलू राजनीति के ऊपर आ जाऊं, क्योंकि घरेलू राजनीति अभी कुछ खास हो नहीं रहा है। दुनिया एक और न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पे खड़ी हुई है। मुझे लगता है शायद आपकी रुचि इस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा हो, इसीलिए इससे जुड़े पूरे के पूरे फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं इज़राइल की जो स्थिति है या फ़िलिस्तीन के जो हालात हैं या गाज़ा के जो हालात हैं उनको बेहतर ढंग से इसलिए भी समझ पाता हूँ क्योंकि मैं खुद ग्राउंड पर इन तमाम देशों के अंदर गया हूँ और मैंने इन जगहों से रिपोर्टिंग की है। तो मैं बहुत बेहतर ढंग से जानता हूँ कि एक छोटा सा देश इज़राइल कैसे अपने वजूद के लिए लगातार संघर्ष करता है और उसी के सामने एक देश जो है फ़िलिस्तीन है जो है अपने पाँव पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन हमेशा इज़राइल की खिलाफत करने में किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे में ये जो क्लैश ऑफ रिलीजन है ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात जो है कहता है। इसके ऊपर कभी विस्तार से बात करेंगे।